अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेहल दाव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाइटल ऑर्गन के बारे में जिसकी हेल्थ ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी के लिए ही, क्योंकि वो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, हमारी ब्लड से टॉक्सिसिटी को रिमूव करके हमारी ब्लड को प्योरीफाई कर रहे होते हैं और पूरे ऑर्गन को, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको टॉक्सिफिकेशन से बचा रहे होते हैं। बात हो रही है किडनीज़ की, यानी कि गुर्दे। गुर्दे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, अगर हम पानी का इस्तेमाल सही तरह से करते हैं तो वो हमारे दोनों गुर्दे सही तरह से फिल्ट्रेशन करते हैं और उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देते हैं, यानी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब जो लोग पानी का इस्तेमाल सही तरह से नहीं करते या दूसरी किसी वजह से अगर वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से गुर्दों के फंक्शंस में प्रॉब्लम आए, तो हमारी किडनी जो है बहुत बुरी तरह से मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। अब मसला ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि गुर्दे की हालत क्या है, यानी उसकी कंडीशन क्या है, उसके फंक्शन सही तरह से हैं या नहीं हैं, और साथ में ही हमें किस स्टेज पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये सारे मसले जो हैं आज उसको सुलझाने की हम कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों की वजूहात क्या होती हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनका इलाज किस तरह से किया जाए, और जो लोग इस तरफ जा सकते हैं यानी गुर्दों की बीमारी की डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं गुर्दों की, उससे किस तरह से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर शो में डिफरेंट कंसल्टेंट्स को, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, तबीब हजरात को, योगा स्पेशलिस्ट को, सबको हम दावत देते हैं ताकि आपकी हेल्थ बेहतर रह सके और आपके जो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व कर सकें और उसका जवाब दे सकें। तो इसी हवाले से आज हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती को, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेक्चरर, एक्स लेक्चरर हैं, डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अंसारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बात करेंगे गुर्दे की तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में। हम कोशिश करेंगे आज के स्टेप बाय स्टेप आने वाली प्रॉब्लम्स पर बात करें कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर क्या प्रॉब्लम आती है, और अल्टीमेटली जब ऑर्गन फेलियर होता है यानी कि गुर्दे फेल हो जाते हैं या डायलिसिस पर चले जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसका इलाज देने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ग़िज़ाएँ भी बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी गुर्दों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं और इन अमराज से दूर रह सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से, जो कि हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, और शुक्रिया वीनस टीवी का और आपका कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। डॉक्टर, जिस तरह से आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखते होंगे यकीनन डेली बेसिस पर, जिसमें यकीनन गुर्दों के अमराज वाले पेशेंट्स भी होते होंगे, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम शुरुआत करें इस चीज़ से कि ग्रेजुअली अब अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो सबसे पहले गुर्दों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, फिर अगर हम इसको ग्रेजुअली देखें तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज होता है यानी जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है गुर्दा या हमारे दोनों गुर्दे, तो वो क्या स्टेज होती है और उसके क्या फिर सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उस पेशेंट को क्या क्या भुगतना पड़ता है बेसिकली। देखिए, एक क्वेश्चन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे बहुत हैं सारे क्वेश्चन पूछ लिए और इस पे बोलने के लिए उतना ही टाइम चाहिए। एग्जैक्टली आपको पूरा टाइम दिया जाएगा इसके हवाले बहुत से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि गुर्दे हमारे जिस्म में तादाद में 2 हैं और इनका जो सबसे बड़ा काम है वो फिल्ट्रेशन है, यानी ये ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड एक लिक्विड है, ये लिक्विड अगर बाहर से लिक्विड ना मिले तो खुद ब खुद विस्कस होता जाएगा, कंसंट्रेट होता जाएगा और फिर इसकी फिल्ट्रेशन उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। लिहाजा गुर्दे के लिए पहली और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि प्योरीफाई वाटर जो है उसकी ड्रिंक लाजमी है, कंपलसरी है। अच्छा, गर्मियों में तो हर कोई पी लेता है, लेकिन सर्दियों में कहते हैं जी मौसम ही ऐसा है, हमें तो पानी की तलब ही नहीं होती। तो तलब है या नहीं है, पानी एक मुनासिब क्वांटिटी में हमने पीना है। पानी अगर नहीं पिएंगे तो गुर्दा बहुत आसानी के साथ ख़राब होना शुरू हो जाएगा और गुर्दे की ख़राबी का जो पहला साइन आएगा वो पेन की शक्ल में आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेन फील हो सकता है। ये पेन किस किस रीजन में होता है बेसिकली, जो आम आवाम देख रही है उनको कैसे पता चलेगा कि ये गुर्दे का ही दर्द है, पेट या कमर का दर्द नहीं है? अच्छा, बात यह है कि आम आवाम ही नहीं,
डॉक्टर के लिए भी फैसला करना कि ये पेन गुर्दे का है या नहीं है आसान नहीं है डायरेक्ट। वैसे तो ये है कि वर्टिब्रल कॉलम के राइट और लेफ्ट साइड पर एक एक किडनी मौजूद है। जो राइट साइड पे है वो राइट किडनी, जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट किडनी। अब होता ये है कि ये लंबर रीजन में होता है, लेकिन इसका पेन रेफर करता है। फ्रंट पे भी आ सकता है, लोअर भी जा सकता है, थोड़ा सा अपर साइड पे भी जा सकता है। हमने अगर इजीली ये फैसला लेना है कि ये किडनी का पेन है या नहीं है, तो अमूमन किडनी का पेन अपने साथ कोई ना कोई यूरिन ट्रबल जो है वो लेकर आता है। उससे हमें फैसला करना आसान होता है। यानी डिटेक्शन फिर आसान हो जाती है, क्योंकि यूरिन के साथ अगर प्रॉब्लम आएगी और साथ में पेन भी है तो फिर शक जाना चाहिए कि ये किडनी का ही पेन है। हाँ, बिल्कुल सही है कि किडनी का पेन अगर देखिए एब्डोमिनल पेन है तो एब्डोमिनल पेन में एक अंदर की तरफ पेट के अंदर इंटेस्टाइन में मूवमेंट का एहसास होता है, एक लेयर का एहसास होता है, एक वेव बनती हुई महसूस होती है। लेकिन किडनी का जो पेन होता है वो बैक साइड पे होता है और अनबेयरेबल होता है। उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, अचानक क्या होता है इनिशियल किसी भी। स्टेज पर ही किसी भी पेशेंट को जिसमें गुर्दों का मसला आ रहा है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या पानी कम पीने की वजह से जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रॉब्लम इनिशिएट होती है, तो क्या इनिशियल स्टेज पे ही अनबेरेबल पेन होगा पेशेंट को? पॉसिबिलिटी है। देखिए जब पेन होगा तो सीवियर ही होगा, पॉसिबिलिटी यही है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो पेन हो। देखिए जब भी किडनी किडनी फ़िल्टर कर रहा है ना, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा है। फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस में अगर रुकावट आ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो पेन होगा वो तेज़ी होगी, उसमें एक शिद्दत होगी, अनबेयरेबल हो सकता है। तो किडनी का पेन मोस्टली यही होता है कि अचानक आएगा और पूरी शिद्दत के साथ आएगा, पेशेंट जो है वो निढाल हो जाता है, मतलब बहुत शदीद दर्द होता है। अब ये किडनी का है या नहीं, आप ही के पहले क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कि ये किडनी का है या नहीं, तो मैंने उस वक़्त कहा था कि ये फ़ैसला लेना आम आदमी तो क्या डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है, जब तक कि अल्ट्रासाउंड ना हो जाए। अल्ट्रासाउंड कराएँगे तो फ़ैसला होगा कि ये पेन किडनी का पेन है या कुछ और मसला है, क्योंकि उस रीजन में बहुत और भी सारे और ऑर्गन्स मौजूद हैं ऑर्गन्स मौजूद बेसिकली, हैं। और ऑर्गन्स भी हैं, तो आपको कंफर्म करना मुश्किल होता है कि ये किडनी का ही पेन है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि इनिशियली ये प्रॉब्लम आती है और सिवियर पेन भी होगा अगर ऐसी कंडीशन होगी तो। फर्दर अगर हम इसको इग्नोर करते हैं या हम इस चीज़ को यानी इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो फिर आगे के स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए किडनी में सबसे कॉमन जो डिज़ीज़ है स्पेशली कराची में या हर वो जगह के जहाँ पानी प्योरीफाई नहीं है, वो है स्टोन। किडनी के अंदर जो है क्रिस्टल्स जो दरहकीकत किडनी ने यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करने होते हैं। किडनी से एक ट्यूब नुमा रास्ता है जो आगे की तरफ जो है एक दूसरे ऑर्गन से जुड़ा होता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो होता क्या है कि जो ट्यूब नुमा रास्ता है ये नैरो है, उसके मुकाबले में आगे जहाँ उसने स्टोर होना है यानी यूरिनरी ब्लैडर वो भी बड़ा है और इधर से किडनी भी बड़े हैं, लेकिन किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन से फिल है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो अब क्या होगा कि अगर पीछे ब्लॉकेज आ गई है और पेन शुरू हो गया, तो पहले ही आमतौर पर ब्लॉकेज ये होती है कि वो क्रिस्टल किसी वजह से यूरिन की शक्ल में आगे ब्लैडर में पहुंचने के बजाय वहां रुकता है। अच्छा, एक क्रिस्टल रुक जाए तो वो तो फिर अगर पानी पिया प्रेशर से पास आउट हो जाता है, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि वो क्रिस्टल इस अंदाज से रुकता है कि बाकी जो पीछे क्रिस्टल आ रहे हैं वो भी उसके ऊपर जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बड़े तो ब्लॉकेज की शक्ल अख्तियार कर लेता है, वो किडनी स्टोन की शक्ल बना लेता है, यानी कैल्कुलाई बन जाता है, रीनल कैल्कुलाई बन जाता है, गुर्दे की पथरी की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। अब ये गुर्दे की पथरी भी इस गुर्दे के अंदर फिर लोकेशन है कि किस लोकेशन पर है। कुछ लोकेशन ऐसी हैं बहुत अंदर गहराई में है तो उसका पास होना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत आसानी के साथ आमतौर पर किडनी से स्टोन जो है वो पास आउट हो जाते हैं। ये तो है, ये वाकई अगर देखें हम मिराकुलस है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो ऐसे बहुत से क्योर्ड केसेस मेरे खुद के पास हैं जो कि किडनी स्टोन की वजह से इतनी ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहे थे, SIUT और डिफरेंट
हॉस्पिटल्स में जाने के बाद, परेशान होने के बाद उनको लग रहा था कि अब ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं होगी अनटिल अनलेस ये ऑपरेट ना करवा लें। सो ऑपरेशन से पहले एक बार ज़रूर किसी अच्छे होम्योपैथ, मैं ये कहूँगी कि अच्छे होम्योपैथ को ज़रूर आप कंसल्ट करें। हो सकता है कि ऑपरेशन से पहले ही आप मेडिसिन के ज़रिए इस प्रॉब्लम से क्योर हो सकें। तो डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि अगर किसी को पता चलता है कि स्टोन हो गए हैं उसकी किडनीज में, तो फिर देन उसको क्या करना चाहिए? देखिए, किडनी के स्टोन के लिए होम्योपैथिक तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इतनी मशहूर है कि किडनी के लिए हमारी एक दवा है बर्बेरिस वुल्गैरिस। अब ये होम्योपैथिक के सीनियर क्या जूनियर्स भी जानते हैं, बल्कि होम्योपैथिक जूनियर्स को छोड़िए आम आदमी जानते हैं। अब यानी लेकिन ये बर्बेरिस डॉक्टर, सॉरी टू कट यू ऑफ, डॉक्टर की अगर मेडिसिन का जिक्र करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि किडनी स्टोन्स जो हो जाते हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं, और मेडिसिन आप ओवर द काउंटर जाकर यूज़ बिल्कुल करने से इज्तनाब करें। हो सकता है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन, आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो और आप मेडिसिन यूज़ करें तो उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा हो जाए। तो ये मामला, जब ऑपरेशन डॉक्टर, जो दूसरे डॉक्टर आपको ऑपरेशन का कह रहे हैं तो बिला वजह नहीं कह रहे, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामला हो सकता है, इस वजह से वो ऑपरेशन का कह रहे हैं। अगर यहाँ पर होम्योपैथी में ड्रॉप्स के ज़रिए, किसी मेडिसिन के ज़रिए इलाज मुमकिन है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपना इलाज खुद करना शुरू हो जाएं। मैं चाहूँगी कंटिन्यू मैंने करें। जिस दवा का नाम लिया, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी और ओके। आपने उसको मज़ीद क्लियर किया। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगरचे ये दवा बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लोग भी ये दवा रिकमेंड करते हैं। और ट्रेडिशन ये बन गया है कि गुर्दे में जहाँ मरीज हुआ, राह चलते हुए बंदे ने भी कहा कि भाई Exactly. ये एक दवा ऐसी है जो गुर्दे पे बहुत अच्छा काम करती है, आप जाओ स्टोर से ले लो। लेकिन बर्बेरिस वुल्गैरिस ऐसी दवा है, नो डाउट स्टोन को पास आउट तो करती है, लेकिन अगर स्टोन को पास आउट ना करे तो फिर उसके साइडों में एक लेयर फॉर्मेशन करती है। उस लेयर फॉर्मेशन का एक फ़ायदा तो ये होता है कि पेशेंट जो है पेन से सीवियर पेन से बच जाता है, लेकिन दूसरा जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है, और वो ये है कि अगर ये फॉरेन बॉडी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, अगर अंदर रुक गया और लॉन्ग पीरियड रुक गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करेगा। हो सकता है कि बात लाइफ सेविंग तक चली जाए। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन जो है, जो उस पर एक क्या कहते हैं छाप लग जाती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि बाहर से ले ली जाए, बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसी ये वाली दवा भी जो है वो यकीनन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि बर्बेरिस तनहा दवा नहीं है, बल्कि किडनी के अंदर जो है पार्ट्स हैं, कैलेक्स एक है, मेडुला दूसरा है, इसी तरीके से वहाँ पेल्विस है। तो हमने फैसला लेना होता है कि कहाँ पर स्टोन है, एक बात, और दूसरी बात ये है कि हमने ये फैसला लेना होता है कि स्टोन की फॉर्मेशन क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक फिर दवा दी जाती है। तो वो जो दवा दी जाती है वो किडनी को भी सेफ रखती है और स्टोन भी पास आउट करा देती है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर, हमने बात की कि पहले इन्फेक्शन की बात की, देन उसके बाद हमने बात की स्टोन्स की, जो कि दोनों ही यकीनन ट्रीटेबल भी हैं, लेकिन क्या आप कोई साइन एंड सिम्टम्स बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे पेशेंट को फ़ौरन डॉक्टर को सीक करना चाहिए और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर वो कंसर्न ना करे डॉक्टर को तो फिर उनकी क्या शदीद सिम्टम्स क्या होंगे और ज़्यादा थ्रेट्स क्या होंगे उनके लिए? देखिए, आपने क्वेश्चन इस अंदाज से किया, बात यह है कि जैसे ही कंप्लेन आती है डॉक्टर के पास तो उसी वक्त जाना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं। हमारी बात ये है ना, हमारी देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि बस अभी पेन हुआ था देन ठीक हो गया है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ठीक हो जाएगा, पेन किलर ले लो। या फिर, और पेन किलर्स को तो इस तरह से यूज़ किया जाता है या घरों में इस तरह से रखा जाता है जैसे कोई चूरन हो, उसको फ़ौरन अपने यानी बैग्स में रखा जाता है, वॉलेट्स में रखा जाता है, जब पेन हुआ निकाला और 2 गोलियां ले ली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ख़ुद को हार्म दे रहे हैं, और स्टोन का साइज़ भी एक हद तक आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त करेगी, देन उसके ऑब्वियसली सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। एक फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है, वो टॉक्सिन है आपकी बॉडी में। तो इस चीज़ की अहमियत को ज़्यादा एलेबरेट करने के लिए मैं चाह रही थी कि आप
वो वाले सिम्टम्स ज़रूर बताएं पेशेंट्स को, जो आने के बाद बिल्कुल ये ना सोचें कि बस अब 2 गोलियां ले लेंगे ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जो लोग अपनी सेहत को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, मैं चाहूँगी आप उनकी भी रहनुमाई करें इस मामले में। देखिए, कंप्लेन स्टार्टिंग फेज में ट्रीटेबल होती है, ट्रीटमेंट आसान होता है, यानी जस्ट मेडिकेशन से ही बात बन सकती है। लेकिन अगर हमने खुद से डिले किया है, अपने ट्रीटमेंट को डिले किया है, वही बात कि पेन हुआ, पेन किलर ले ली। देखिए, पेन किलर मेडिसिन मोस्टली जो हैं वो सोडियम बेस हैं, और सोडियम की एक्स्ट्रा क्वांटिटी ही गुर्दे को ख़राब करती है। अब आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वही उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि वो गुर्दे को ख़राब करती है, और गुर्दा पहले ख़राब है। तो आपने क्या किया, तकलीफ़ एक तो नेचुरल मौजूद थी, दूसरी तकलीफ़ आपने बाहर से ले ली, तो तकलीफ़ में शिद्दत पैदा कर दी। तो इस तरह से जो पेन किलर की बात हो रही है, पेन किलर तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेने चाहिए। लेकिन क्या है कि गुर्दा वक्त के साथ साथ इतना ख़राब होना शुरू हो जाता है कि उसके जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, और उसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिस्टरबेंस आ जाती है। अब अगर उसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिस्टरबेंस आ गई है, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि जिसके बाद हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनों की ज़रूरत पड़ जाए। तो उससे पहले पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, ताकि गुर्दा वाइटल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, पूरे जिस्म की सफाई कर रहा है, तो इसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें टॉक्सिटी बढ़ेगी, यानी कि गुर्दा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में स्लो डाउन हो जाएगा, तो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ब्लड में टॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ टाइम हो चुका है एक ब्रेक का। हम इंशाल्लाह यहीं से, जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए हेल्थ की बात वीनस के साथ। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे जल्द से जल्द ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफीक चिश्ती, जो कि बता रहे थे कि ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ जाती है जब हमारा जो ऑर्गन है, यानी जो किडनीज़ की हम बात करें, तो जब वो सही तरह से फ़िल्टर आउट नहीं कर रहा होता टॉक्सिन्स को, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। देन हम जानेंगे कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स मज़ीद होती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किडनी ने प्रोसेस को स्लो डाउन किया और टॉक्सिटी उधर ब्लड में बढ़ गई है। अब ब्लड ही पूरे जिस्म की एनर्जी के लिए डाइजेस्टिव फूड लेके जा रहा होता है, प्लस ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है। अब वो तो हो गया इम्प्योर, तो उसका पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वो हार्ट के ऊपर पड़ेगा। हार्ट जो है, जब उस इधर से टॉक्सिटी ज़्यादा होगी और हार्ट जो है उसमें टॉक्सिटी पहुंचना शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हार्ट ने तो पंप करना है, और टॉक्सिक ब्लड होगा तो टॉक्सिक ब्लड पंप हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसके नतीजे में हार्ट जो है वो स्लो डाउन हो सकता है, फेलियर की तरफ जा सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, चेस्ट जो है वहाँ से ऑक्सीजन रिसीव करनी है, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को उसमें शामिल कर रहे हैं ब्लड में, लेकिन ब्लड तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है सेचुरेटेड है। अब वो सेचुरेटेड है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन उसकी पुअर हो जाएगी, तो लंग्स अपने लिए भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि ब्रीथिंग लेने में मुश्किल हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, और हो सकता है कि ये मुश्किल इन्फिनिटी पर चली जाए और पेशेंट जो है आपके हाथ से निकल जाए। तो ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन है। और ब्रेन तो है ही सेंसिटिव, उसमें तो अगर ब्लड जो है वो थोड़ा भी इम्प्योर पहुंचता है तो उसके नतीजे में लंग्स यानी आपके ब्रेन के अंदर कोई एक पार्ट भी अगर डैमेज होता है तो पैरालाइज, पहली बात, कोमा में जा सकता है पेशेंट, दूसरी बात, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो सिवियर कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। उसके बाद ट्रीटमेंट करके आपने वो कॉम्प्लिकेशन तो दूर करने की कोशिश की, लेकिन डिसेबिलिटी आ जाती है। ऑब्वियसली अब जब एक ऑर्गन की सही तरह से काम ना करने की वजह से, सही फंक्शन ना करने की वजह से हमारे इतने सारे ऑर्गन, जैसे जिसमें ब्रेन का जिक्र किया आपने, हार्ट का जिक्र किया, लंग्स का जिक्र किया, और दूसरे ऑर्गन्स भी, ऑब्वियसली जब हम अंदर से सही तरह से, हमारा हार्ट भी सही तरह काम नहीं कर रहा, ब्रेन भी सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और सारी हमारी पूरी बॉडी की जो यानी बायोकेमिस्ट्री वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने बात की ऑर्गन फेलियर की। मैं चाहूँगी ऑर्गन फेलियर के ऊपर
किडनी ऑर्गन यानी जो हमारा ऑर्गन है इसके फेलियर की बारे में भी बात करें, और साथ जो पेशेंट डायलिसिस के पर चले जाते हैं वो क्या रिवर्स बैक हो सकते हैं? 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं फिर से कॉम्प्लेक्स करके, मुझे पता है आप इसका बहुत अच्छा आंसर देंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात यह है कि क्या किडनी एक दफ़ा डायलिसिस पे चले जाएं तो रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। दोनों जवाब हैं इसके, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखिए, आपके किडनी आम तौर पर जब इफ़ेक्ट करते हैं तो पहले कोई और ऑर्गन इफ़ेक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे हार्ट आपका किसी वजह से स्लो हुआ, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया था या कोई भी ऐसी बात हुई, शॉक में गए और वक्ती तौर पे क्या हुआ, टेम्परेरी बेस आपका हार्ट स्लो हुआ। हार्ट के स्लो होने का मतलब यह है कि ब्लड जो वहाँ पहुँचना था किडनीज़ में वो प्रॉपर नहीं पहुँचा, तो किडनी स्लो हो गए। किडनी स्लो होने का मतलब यह है कि क्रेटिनिन लेवल जो है रिपोर्ट्स ने शो कर दिया कि बहुत ज़्यादा आ गया है। अब ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप हार्ट को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, तो आपका रिवर्स हो जाएगा डायलिसिस भी। ओके, वो यानी पूरी क्रेटिनिन बॉडी जो को है, एज अ होल लेके हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ हम फोकस करेंगे यानी गुर्दों के ऊपर, तो फिर रिवर्स बैक करना उसको बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन की तरफ होगा। बट अगर हम पूरी बॉडी को एज अ होल लेकर उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें और सारे ऑर्गन जहाँ जहाँ लैग कर रहे हैं उनके फंक्शंस में उसको अगर बहाल करने की कोशिश करें, तो हम पेशेंट को डायलिसिस से वापस रिवर्स बैक कर सकते हैं। ऐसा ही है। अगर तो डायलिसिस पे गया है यानी क्रेटिनिन लेवल बढ़ा है या यूरिया बढ़ा है, तो आपने कॉज तलाश करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम शूट किया, किडनी पे इफ़ेक्ट आ गए और टेम्परेरी बेस पे किडनी के जो सॉल्ट्स हैं उनका लेवल बढ़ गया। तो अब ये जो कंडीशन है ये रिवर्स हो सकती है। आपने कॉज तलाश कर लिया तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। आप किडनी पर फोकस रहे सिर्फ किडनी पर कि किडनी में ये चीज़ आ गई है और उधर ये तलाश नहीं की कि वजह क्या है, तो फिर हो सकता है कि वक्त के साथ साथ नुकसान बढ़ जाए। तो आपको किडनी के ख़राब होने में कॉज क्या है उसको तलाश करना ज़रूरी है। वो तलाश करेंगे काम आसान हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब डायलिसिस से जो है वो बैक हो सकते हैं या जस्ट ट्रीटमेंट से ही आप अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, इस साथ में मैंने एक और क्वेश्चन किया था, मैं चाहूँगी उसका भी जवाब दें आप। रिपीट कीजिएगा। चलें, अब हम इसको कट एंड शॉर्ट करते हैं। हमने बात की, बहुत सारे मसलों की बात की, जैसे कि यानी इनिशियल स्टेज क्या होती है, स्टोन फॉर्मेशन क्यों होती है, और बात की हमने ऑर्गन फेलियर की भी। ऑर्गन फेलियर जब हम बात करते हैं किडनी की फेलियर की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्गन्स उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो सारे भी डिस्टर्ब होते हैं। अब हम क्योंकि जो पेशेंट्स देख रहे होंगे और जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे यकीनन, तो मैं चाहूँगी उनको सॉल्यूशंस की तरफ भी बताया जाए कि सॉल्यूशंस क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस की आपने बात की, डायग्नोसिस इज़ हाफ क्योर, जैसे कि हम बिल्कुल सही। हमेशा मानते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हमें टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए, और फिर फर्दर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। टेस्ट की एक लंबी लिस्ट है। वजह यह है कि कॉज आप तलाश कर रहे हैं। सिंपल टेस्ट जो टेस्ट कहलाता है वो तो सीधी सी बात है कि आप अल्ट्रासाउंड से रास्ता लेते हैं, यूरिन टीआर से रास्ता लेते हैं, ब्लड के ईएसआर से रास्ता लेते हैं। ये वो हैं जो स्टार्टिंग फेज टेस्ट हैं। उसके बाद तो एक लंबी लिस्ट है कि आपको कॉज तलाश करनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारा पेशेंट डाइट को चेंज करे और वो डाइट जो उसे नुकसान कर रही है वो स्किप कर दे, बिल्कुल। उससे अपने आप को प्रिवेंट करे, अपने आप को सेव करे और वो डाइट जो उसको फ़ायदा दे सकती है उसका इस्तेमाल बढ़ा ले, तो काफ़ी हद तक वो डिज़ीज़ पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जो बॉन्डिंग्स उस पर लगती हैं वो उसने लगानी है और उनको मतलब जैसे डॉक्टर ने कहा है ओबे करना है। ओबे करेगा तो कुछ दिनों के बाद उसकी वो पाबंदियां जो है वो कम से कम होती जाएंगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वो फिर से पेशेंट वापस आ सकता है। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि भाई अब आप इस सिचुएशन में हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, वो कम पी रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, आपकी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि आपको पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पीना है। ओके। अब वो गुस्से में कह रहा है कि मैं तो ज़्यादा पीऊँगा। तो अब अगर ये वाली असल मसला सिचुएशन ये है ना होगी कि तो जब ये कंडीशन होती है और इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगती हैं,
पहले तो पेशेंट बहुत बेहतियाती कर रहा होता है, उसे पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं वो एहतियाती में आती हैं। फिर जब सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब पाबंदियाँ लगती हैं, एहतियातें बताई जाती हैं कि ये ना करें और ये करें, तो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। एक तो नई चीज़ उसके सर पर आ गई होती है, दूसरा ये कितनी सारी पाबंदियाँ भी फॉलो करनी है, तो इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए ये जो ज़रूरी है, डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहे हैं आपको, उसको फॉलो करेंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे, अदरवाइज़ उस चीज़ को तो आप और ज़्यादा वर्स कर लेंगे। तो मैं चाहूँगी, आप ग़िज़ा का भी जिक्र कर रहे थे, तो ग़िज़ा में भी जो पावर फूड्स हैं, जो बूस्टर्स हैं किडनीज़ के लिए, वो भी ज़रूर आप बताएं हमें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपने किन चीज़ों से रुकना है, उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो किडनी का नाम आती है, अब तो ख़ैर बच्चा-बच्चा जानता है कि चावल, पालक, टमाटर जो हैं या साग जितने हरे पत्तों वाले, इसे रोक दिया जाता है और रुकना चाहिए। ये मतलब किडनी को डिस्टर्ब करते हैं। लिक्विड आपने बढ़ाना है और लिक्विड में लिक्विड जूस भी हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, वरना ये है कि पानी का लेवल थोड़ा-सा बढ़ाना है। नॉर्मल किडनी जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो पानी का लेवल बढ़ाना है और सबसे बड़ी एहतियात यही है कि पानी आपने प्यूरीफाई लेना है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन गया है कि मतलब राह चलते हुए जहाँ कूलर नज़र आया, वहीं से पानी भरा और पी लिया, वो गलत है। इसलिए कि उससे पहले उसी कूलर से या उस गिलास से कौन-कौन पी चुका है, खुद कूलर में जो पानी मौजूद है, वो भी कैसा साफ़ है या है, नहीं? उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बड़ी एहतियात इसमें जो है किडनी के पेशेंट के लिए वो यही होती है कि उसने पानी बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई रखना है। पानी को प्यूरिफिकेशन से हर सूरत जो है अनप्यूरिफिकेशन से जो है वो सेफ़ रखना है। अगर पानी ज़रा सा भी ख़राब होगा तो उसके गुर्दे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मुतासिर होंगे। दूसरी बात ये है कि गुर्दे चूँकि इफ़ेक्टिव हो गए हैं, इन्फेक्शन बॉडी में आ चुका है, वो ओवर सेंसिटिव है पेशेंट इस वक़्त। तो उसे अपने एटमॉस्फेयर का भी ख्याल रखना है। ऐसी जगह जो अनहाइजीनिक है, वहाँ जाने से अवॉइड करें, वरना बहुत ईज़िली ये वहाँ से जो है कोई भी बैक्टीरिया या वायरस लेकर अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और किडनी के साथ-साथ किसी और ऑर्गन को भी डिस्टर्ब कर लेगा। तो ये उसके लिए लाज़मी जो है वो एहतियातें हैं, या ये वो तरीके हैं कि जिनसे अपने आप को वो सेफ़ रख सकता है। ओके। तो मैं चाहूँगी आप पावर फूड्स भी हमें बताएँ जो किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो वाली चीज़ें जो जिनके इस्तेमाल से किडनी और ज़्यादा उसकी हेल्थ बेहतर हो सके। देखिए, हर वो चीज़ जिससे एसिड लेवल बढ़ता है, उसको तो अवॉइड करना ही करना है। ओके। अच्छा, एसिड लेवल बढ़ता है हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से। ये जो दालें हैं, ये एसिड लेवल बढ़ाती हैं। उसके साथ-साथ जो है ड्रिंक्स जितने हैं, वो एसिड लेवल बढ़ाते हैं। फ़ास्ट फूड एसिड लेवल बढ़ाती है। इसी तरीके से जंक फूड जितनी हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो एसिड लेवल को बढ़ाती हैं। किडनी ख़राब है तो आपने एसिडिटी पर तो सख्ती से कंट्रोल करना है। अगर एसिड लेवल बढ़ेगा, किडनी और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो हर वो चीज़ जिससे एसिड लेवल बढ़ने का इम्कान मौजूद है, वो अवॉइड करनी है। ओके। नेक्स्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो लोग जिनकी फैमिली में बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि उनमें किडनी होती है वीक, ठीक है, तो उनमें बच्चों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि उनकी ये जो ऑर्गन है स्ट्रांग हो सके, और साथ में एक्सरसाइज का आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली गुर्दों की हेल्थ के लिए कोई अगर रोल है तो वो भी ज़रूर बताएं हमें। देखिए, एक्सरसाइज तो पूरी बॉडी के लिए कंपलसरी है, मतलब बॉडी इससे हेल्थ लेती है एक्सरसाइज। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो वॉक है। लेकिन किडनी का पेशेंट चूँकि उसमें लिक्विड लेवल जो है वो कम है, और अगर वो गैर ज़रूरी वॉक करेगा तो उससे उसको डैमेजिंग हो सकती है। जहाँ तक बात है बच्चों की, बच्चों में सबसे पहली एहतियात तो यही है कि मदर फीड पे रखें उन्हें। हमारे यहाँ जो ट्रेंड हो गया है टॉप फीड का, टॉप फीड के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि या तो लिवर पर उसके इफ़ेक्ट आते हैं, या फिर स्टमक पर इफ़ेक्ट आते हैं, या फिर किडनी पर इफ़ेक्ट आती हैं। तो पहली एहतियात यही है कि माँ जो है वो अपना खुद का ब्रेस्ट फीड जो है वो दे। उससे जो बच्चा एनर्जाइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि माँ के अंदर क्रिएटर ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि जो बच्चे की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, जिसको आसान ज़ुबान में मैं इस अंदाज़ से समझा दूँ कि अगर डिलीवरी एक बेबी है तो जो मदर मिल्क है उसकी रेशो कुछ और है, और अगर डबल ट्विन हो गए हैं
तो मदर लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। यानी नेचर को पता है, क्रिएटर को पता है, खुदा को पता है कि ये जो न्यू कमर्स आए हैं इनको क्या नीड है, तो वो माँ के ज़रिए मिलनी है। अब माँ ही अगर एहतियात नहीं करेगी, अपना फीड नहीं देगी, तो बच्चा उनका अनहेल्दी रहेगा, कुछ भी डिज़ीज़ उसमें आ सकती है। और जिसमें सबसे बड़ी डिज़ीज़ जो कॉमन देखी गई है, वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन आ जाने का मतलब ये है कि आपने पूरा उसका जीआईटी मुतासिर कर दिया है। पूरा जीआईटी मुतासिर करने का मतलब ये है कि आपने बच्चे को उलझा दिया है। कभी वो रोना शुरू कर देगा, कभी वो हँसना शुरू कर देगा, कभी उसमें इरिटेशन आ जाएगी, एक अजीब तरीके की बेचैनी आ जाएगी। तो ये सारे सिम्पटम्स जो है उस बच्चे के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हो गई है। क्यों प्रोड्यूस हुई है? टॉप फीड पर प्रोड्यूस हुई है। तो सबसे पहला जो है वो काम ये करना होगा कि टॉप फीड को जो है वो बंद करना होगा। वैसे होम्योपैथिक की एक दवा भी है जो एलोमीना के नाम से है, और ये 10 जगह और काम आती है, लेकिन जर्नली पेरेंट्स अगर लेंगे तो एल्यूमिनियम पॉइजन कॉमन हो गया है। हर हर कोई जीआईटी का पेशेंट बना हुआ है, मैदे का मरीज़ बना हुआ है, तो अगर एल्यूमिना लेते हैं तो एल्यूमिनियम पॉइजन, चूँकि हम सारी चीज़ें जो है वो सिल्वर में बना रहे होते हैं, तो उससे एल्यूमिनियम फॉइल पॉइजन फॉइल हो से जाता रैप है। करके। बस, तो इस तरीके से जो है मतलब ये मेडिसिन जो है उस बच्चे को जो है वो फ़ायदा कर जाएगी। ओके, तो यानी कि अगर ये वाली चीज़ें अगर हम उसका भी ख़्याल रखें तो बच्चे भी जो जब ग्रोन अप्स होंगे तो यकीनन उनकी किडनीज़ भी बेहतर होंगी और सेहतमंद होंगी। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग कैल्शियम की यानी जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और उनके साथ किडनी का भी इशू है, तो फिर वो लोग क्या करें? देखिए, कैल्शियम डेफिशिएंसी का नाम आते ही लोग जो है क्रूड फॉर्म में कैल्शियम धड़ाधड़ लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इतना लेते हैं कि किडनी के पेशेंट नहीं है तो बन जाते हैं। पहली बात तो ये है कि कैल्शियम बगैर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के गैर ज़रूरी नहीं लेनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक पेशेंट जो किडनी का पेशेंट है और अब वो बाहर से भी कैल्शियम ले रहा है और उसके अंदर कैल्शियम के ऑक्सलेट या फास्फेट के स्टोन पड़े हुए हैं, तो यकीनन वो तो अपने साथ जो है वो ज़्यादती कर लेगा। तो कैल्शियम कभी भी बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के रफ़ यूज़ नहीं किया जाता। तो ज़रूरत है कैल्शियम को कभी भी रफ यूज़ ना करें, यानी ओवर द काउंटर जाकर अगर आपको फील होता है कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करना ना शुरू करें, बल्कि डॉक्टर से रिकमेंड करें। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीरस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और आज हो रही है बात गुर्दों की सेहत पर, गुर्दों के अमराज पर। तो डॉक्टर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर हम एक ऑर्गन का सही तरह से ख्याल ना रखें, तो ख्याल रखने के लिए यकीनन पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी एंड में एक दफ़ा आप ज़रूर पानी की इंपॉर्टेंस को भी इलेबरेट कर दें ताकि पेशेंट ना बने। देखिए, आपने क्वेश्चन में आंसर भी दे दिया है, जी। लेकिन बहरहाल बात ये असल में बात तयशुदा ये होती है ना कि डॉक्टर उस चीज़ को बहुत अच्छे से, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं, आपके पास पेशेंट्स इस तरह के आ रहे होते हैं। आपकी बात मैं तो हमेशा ही हर प्रोग्राम में ही कहती हूँ पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन हर डॉक्टर का एक अपना वे होता है बताने का। तो हो सकता है आपका वे उनको ज़्यादा पसंद आ जाए। चलें, ठीक हो गया। असल में हमारे जिस्म के अंदर एक लिक्विड है जो हर जगह पहुंचता है, और क्यों पहुंचता है? इसलिए कि नेचर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो आपकी डाइजेस्टिव फूड है, फूड डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होती है उसी लिक्विड में, प्लस ये कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसी लिक्विड में, और ये चीज़ें जो है बॉडी के एक एक सेल के लिए ज़रूरी होती हैं। हमारा एक एक सेल ब्रीथ भी कर रहा होता है और उसके साथ रिस्पायरेशन भी कर रहा होता है। तो हमारा एक एक सेल जो है हमारा लाइफ यूनिट है, जिंदा मुकम्मल जानवर है या मुकम्मल इंसान है, तो उस तक इन चीज़ों का पहुंचना ज़रूरी है। अब ये जो लिक्विड जिसका नाम रखा गया है ब्लड, ये अगर विस्कस हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो जाहिर है कि इसका फ्लो उतना ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल रखने के लिए नेचर ने ये रखा है कि आपको डिज़ायर होती है थर्स्ट की या प्यास की, पानी पिया जाता है। बाद लोग ये होता है कि ऐसी जगह पे बैठे होते हैं कि जिससे उठने में उन्हें सुस्ती आ रही होती है,
प्यास तो लग रही होती है, लेकिन उठकर जाना जो है उनको मुश्किल लग रहा होता है और वो प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये या किसी हैबिट के आने का वेट बिल्कुल कर रहे होते हैं हाँ, बेसिकली। बिल्कुल दूसरी बात यही है कि घरों में तो ज़्यादातर यही होता है कि छोटा अम, भाई या छोटी बहन। हाँ, छोटा भाई या छोटी बहन, और अगर सीनियर्स हैं तो फिर जो सेकंड पार्टनर होता है उसकी इंतज़ार होती है कि वो पिलाए तो ज़्यादा सवाब होगा या ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसा है कि पानी कंपल्सरी है, आपको 6 लीटर के करीब या 8 से 10 गिलास ये तो नीड है आपके जिस्म को। तो आपने ये पीने हैं, नॉर्मल हालत की बात हो रही है। आप ये नहीं पिएंगे तो नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि आप ये पिएंगे तो ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन ईजी होगी। अगर आप नहीं पीते हैं और बाहर से चिकनाई भी आप खूब ले रहे हैं, आप तो जहाँ आपको जो है गोश्त चिकना नज़र आता है तो आप ख़रीदते हैं और पहली जाकर फरमाइश ये करते हैं कि इसको जो है फ्राई करना है, और फिर वो फ्राई खाया जाता है तो क्या ऊपर होगा से कि कोल्ड ड्रिंक का अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि वो जो चिकनाई है वो इतनी फ्रीज़ हो जाती है कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जमना शुरू हो जाती है। आप टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है जी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो वो आपने चिकनाई बढ़ाकर ब्लड की फ्लो में एक्सटर्नली खुद से अपनी क्या कहते हैं, अपनी तकलीफ आपने खुद ले ली और सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो अगर आप बाहर से चिकनाई भी मिनिमाइज लेनी है, क्योंकि अगर आप बॉडी की नहीं नीड भी लेंगे, है। हाँ, नहीं लेंगे तो लीवर जो है वो फैट को ही डिसॉल्व करता है। तो फैट लीवर का फंक्शन आप स्लो डाउन कर देंगे। तो लेनी है, लेकिन नॉर्मल लेनी है। कोई भी चीज़ एक्सेसिव जो है वो नुकसानदेह होती है। तो पानी कंपलसरी है। पानी ही आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, आजकल तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन जनरली ये था कि पानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। एटलीस्ट तो मेडिसिन की तरफ जाने से बेहतर है ना कि आप पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं, लिक्विड्स आप ज़्यादा लें, जूसेस ले लें। आजकल बहुत अच्छे अच्छे आजकल मौसम के जो फ्रूट हैं बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, और जूसी फ्रूट हैं। मैं किसी पर्टिकुलर जूस फ्रूट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जूसी फ्रूट हैं, उनसे जूस बनाएं और उसको भी थोड़ा लिक्विड कर लें, थोड़ा सा और उसको डाइलेट कर लें। डाइल्यूट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन उसकी आसान होगी। जितना आप गाढ़ा गाढ़ा जूस पिएंगे उतना ही ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट कर लें, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें ये तो बात आपने आपको बहुत बहुत अच्छी की, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि ज़्यादा गाढ़ा है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके पीछे वो कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उस पर ऑर्गन्स को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, उनकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। हाँ, वो किसी टेट्रा बॉक्स वाले ने जो है वो ये नारा लगा के लोगों के मिजाज को बदल दिया है कि गाढ़ा है तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जूसेस अगर गाढ़े के मुकाबले में थोड़ा डाइल्यूट होंगे ना, तो उनकी एब्जॉर्प्शन आसान होती है। बॉडी को जो है उसको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है, और बॉडी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि आपने बॉडी को हेल्दी किया है। अगर आपने इतना गाढ़ा कर दिया कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, तो वो पीने से फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जूसेस भी जो है वो डाइल्यूट अच्छे समझे जाते हैं। शेक बनाते हैं लोग तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट कर देते हैं, लेकिन शेक भी जो है इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। फिर रही सही कसर उसमें जो है हम बाहर से जो है शुगर ऐड कर आर्टिफिशियल देते हैं। शुगर ऐड कर देते हैं, तो हम अपने साथ खुद ही ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपनी बीमारी खुद ले रहे होते हैं। तो ये एहतियातें हैं, अगर करेंगे तो ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी और अच्छे अंदाज से गुजरेगी। ओके। वरना ज़िंदगी गुजरनी तो बहरहाल है, तकलीफ में भी गुजर सकती है। तकलीफ में गुजरेगी। तो तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमने तकरीबन हर टॉपिक पर बात की, गुर्दों से रिलेटेड हर चीज़ पर बात की, वजूहात पर, क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि अब प्रोग्राम का क्योंकि एंड हो चुका है, तो मैं चाहूँगी आप एक मैसेज दें हमारी ऑडियंस को, जिससे हम वन लाइनर भी समझ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो हमारी पब्लिक के लिए। तो ज़रूर ऐसा कोई मैसेज ज़रूर दें। वो किसी ने बहुत पहले बहुत अच्छा जुमला कह दिया था कि जान है तो जहान है। अपना ख्याल खुद रखेंगे तो नेचर आपका ख्याल रखेगी। क्रिएटर तो ये चाहता है कि मेरा बंदा सबसे खूबसूरत, सेहतमंद और बहादुर रहे, लेकिन अगर हम अपने क्रिएटर के कहने पर नहीं चलेंगे तो अपना नुकसान खुद करेंगे। तो हमें चाहिए कि नेचर जो हमसे डिमांड करती है उसी को फॉलो करें।
ओके, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। थैंक यू सो मच अगेन कि आप तशरीफ़ लेकर आए, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और यकीनन हमारी ऑडियंस को भी ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिला होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा और इससे आपको बहुत सारे फ़वाइद भी मिलेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।